मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल, मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल। ठीक है, तो लिखो इसमें इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या इसी को क्या दूसरा नाम क्या है? नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या तो नॉन डिक्रीजिंग। एक मिनट बस। ठीक है, तो लिखो लेट, पहले डेफिनेशन लिख लो, इसका हर एक पॉइंट समझा दूंगा। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन having domain D and S be a subset of D. Let f be a real valued function having domain D and S be a subset of D. F is said to be monotonically increasing in S if for every x1, x2 belonging to S, मतलब हर एक दो x के लिए जो S में लाई कर रहे होंगे, कोई भी दो x के पेयर, x1 is less than x2, तो यहां से हमें मिलना चाहिए f of x1 is less than or equal to f of x2। मतलब अगर हम S में कोई भी दो x लेते हैं, S में कोई भी दो x लेते हैं एंड वहां पे x1 x2 से छोटा है, तो हमें f of x1 लेस देन और इक्वल टू f of x2 मिलना चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एंड यहाँ पे अगर इक्वलिटी नहीं आएगी तो क्या हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? यस। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं अगर वहां पे इक्वलिटी नहीं आएगी तो। पहले तो ये देख लेते, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू S, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिख लिया? यस। किसी भी एक पर्टिकुलर पेयर को मत कंसिडर करना, हर एक जो भी हम अगर बोलेंगे x1 ये लेना है, x2 ये लेना है, उन सब के लिए अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 आना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे ये रियल वैल्यू, मतलब ये कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है।
तो जस्ट फॉर एक एग्जांपल हम एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हमने किसमें बनाया था बताओ? ये किसका ग्राफ है? याद करो, ये ग्राफ किसका है? हाँ, कोसेक इनवर्स का ग्राफ है ये। तो हम कोसेक इनवर्स का ग्राफ ये है, और उसका देखना चाहते हैं नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके डोमेन में। डोमेन क्या रहता है इसका? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो तुम ही लोग बताओ क्या ये इंक्रीजिंग है? यस सर। यस। सोच समझ, एक मिनट, कुछ उल्टा होता है क्या? ऐसा होता है, ऐसा? हाँ सर। कुछ गलत हो गया तो ये ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब बताओ क्या ये इंक्रीजिंग है? नो। नहीं। क्या ये डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है सर। सोच समझ के बताओ। डिक्रीजिंग है सर। कितने लोग बोल रहे डिक्रीजिंग है? नौ, 10, 11, 12, ठीक है। कितने लोग बोल रहे इंक्रीजिंग है? दो लोग बोल रहे इंक्रीजिंग है। और कितने लोग बोल रहे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है? कैसे बताओ? अब ये जो है ये सही आंसर है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बताओ साइमा कैसे? -1 के बाद अचानक वैल्यू बढ़ रही है। इसके लिए वो कंडीशन वैलिड नहीं है जो f(x2) ≤ f(x1) सभी x के लिए नहीं है, वैसे ही डिक्रीज के लिए मतलब अगर हाँ देखा सही है, तो इसको हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो हमने 2x ले लिया इसके ऊपर ही, यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, ठीक है। अभी ये डिक्रीजिंग वाला आ गया, तो चलो इसी से समझ लेना। डिक्रीजिंग में बस क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, वो भी आगे लिखवाऊंगा। अभी ग्राफ ऐसा बन गया, वो डिक्रीजिंग वाला है, तो बस समझने के लिए देखो। यहाँ पे x1 < x2 है, एंड दोनों में कौन बड़ा है बताओ? f(x1) या f(x2)? f(x1). f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। मान लो हमने दोनों x इसके ऊपर ले लिए, x1 < x2 आएगा, कौन बड़ा है, f(x1) या f(x2)? f(x1). मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। इनसे तो ऐसा लग रहा है कि ये डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन वहां पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है? फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू s, मतलब एवरी x1 x2 जो कि डोमेन में लाई कर रहे हैं। तो हमने दो इसके ऊपर लेके देख लिए, दोनों इसके ऊपर लेके देख लिए, लेकिन अब एक बाकी रह गया। एक तुम इसके ऊपर लो, एंड एक इस ब्रांच के ऊपर लो। ये एक मैंने यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। तो तुम बताओ x1 < x2 है, एंड f(x1) एंड f(x2) में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है? f(x2). f(x2) यहाँ पे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, फॉर एवरी x1 बिलोंगिंग टू डोमेन, ये f(x1) मतलब अगर ये होल्ड कर रहा है, x1 < x2 है, तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2) आएगा? बोल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बोल सकते। तो इस वजह से ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। मुझे बस यहाँ पे इसका मीनिंग समझाना था, फॉर एवरी। क्लियर? क्लियर है क्या या नहीं? यस सर। यस सर। अब जैसे मान लो अगर इंक्रीजिंग की बात करनी है, तो हम कोसेक इनवर्स का ही ग्राफ ले लेते हैं,
ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब तुम इसको देख के बताओ इसका डोमेन, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे ये π/2 है, यहाँ पे ये पाई है, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू है -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞, ठीक है, ये है। अब बताओ ये इंक्रीजिंग है या नॉन मोनोटोनिक है? नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक। क्योंकि इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके डोमेन में से कोई भी दो x उठाओ, मान लो वो x1 x2 है, तो x2 ग्रेटर देन x1 अगर है तो हमें f(x1) लेस देन और इक्वल टू f(x2) मिलना चाहिए फॉर एवरी x1 x2 जो डोमेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब हम एक ही ब्रांच के ऊपर दो x लेंगे तब तो ये वैलिड रहेगा, लेकिन एक x हमने यहाँ पे ले लिया और एक x यहाँ पे ले लिया तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से नॉन मोनोटोनिक कहेंगे। क्लियर है? यस। किसी को कोई डाउट इसमें, ये नॉन मोनोटोनिक क्यों है? लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इतना देता, अब बताओ अब कैसा है? मोनोटोनिकली अब इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, दिख गया? क्योंकि अब हमें x1 x2 सिर्फ इसमें से सेलेक्ट करने हैं, -∞ to -1 में से, तो तुम कोई भी दो x ले लो इसमें से, एंड अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f(x2) ग्रेटर देन f(x1) आएगा। अगर मान लो सिर्फ मैं यहाँ पे इतना लिखता, क्लोज 1 to ∞, इसमें देखना है तो कैसा आता? इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं पूरे की बात कर रहा हूं तो ये कैसा रहेगा? नॉन मोनोटोनिक। क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया ये? यस। ठीक है, Yes, किसी sir. को डाउट? ठीक, नेक्स्ट, तो ये इंक्रीजिंग वाला हो गया, एंड इसमें अगर इक्वलिटी नहीं आ रही है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो बस उसमें उल्टा कर देना, यहाँ पे लिख लो एंड उल्टा कर देना। सेकेंड, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे ये आ जाएगा नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो लिखो, बताओ, तो लिख लो पहले, उसके बाद कुछ ग्राफ्स में ड्रॉ करूंगा, उसको देख के बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बस इसमें क्या कर लेना, ये पूरी लैंग्वेज सेम है, यानी x1 लेस देन x2 है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाना चाहिए f(x1) ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2) फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू S। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हो गया? एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब आएगा? क्लियर? जब इक्वल जब इक्वलिटी नहीं रहेगी वहां पे, तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, तो तुम उसमें देख के बताओ ये कैसा है। ये
मतलब इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है या डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। पहला है ये ग्राफ है ए टू बी के बीच में, तो हमें बताना ए टू बी के बीच में ये कैसा है। monotonically increasing. क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? नो सर। No sir. तो ये चारों ग्राफ बताओ किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ए टू बी के बीच में, इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। देख के भी पता चल रहा है कि ये थ्रू आउट पूरा ऐसा इंक्रीज करता हुआ नहीं दिख रहा है, बीच में कभी कांस्टेंट आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का। एंड इसके ऊपर तुम कोई भी दो x ले लो जिसमें x2 ग्रेटर देन x1 है, तो हमें f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 मिलेगा, f ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1। ये इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं ए टू बी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कभी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 में। ठीक है, तो क्या इस थर्ड को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं सर। कह सकते हैं, लेकिन इस फोर्थ को नहीं, मोनोटोनिकली। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा। तो अगर ग्राफ्स भी आते हैं तो उससे भी आइडेंटिफाई करना आ जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे रहेंगे। ये पहला, दूसरा ए टू बी के बीच में देखना है, अब पॉइंट पे नहीं है, इंटरवल में देखना है। फिर उसके बाद ये चार ग्राफ हो गए, ये सारे इंक्रीजिंग वाले के थे, उसमें से दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हम कह सकते हैं, दो को। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाले में डिक्रीजिंग, पहला मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, Monotonically decreasing. ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये वाला, स्ट्रिक्टली ये वाला मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है। तो ग्राफ देख के भी तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। एंड कांस्टेंट फंक्शन को हम क्या कहते हैं? Neither increasing nor मैं decreasing. नाइदर बोलते लमात मारूंगा एक लपेड़, क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते, लपेड़ कहते हैं ना? चपेट सर. चपेट मारूंगा एक उल्टे हाथ की, उल्टे वो भी, सीधे नहीं। कल ही हुआ ना, पॉइंट लिखवाया कि नहीं लिखवाया कांस्टेंट वाला? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। एज वेल एज डिक्रीजिंग। नाइदर नॉर मतलब नींद में है तू,
ध्यान से थोड़ा पढ़ो बेटाओ। ऐसी छोटी सी एक लापरवाही करोगे और उसको तुम सिली मिस्टेक का नाम दे देते हो, ना। एंड ऐसा बोला गया है फंक्शन टेक्स ओनली रैशनल वैल्यूज फॉर एवरी एक्स, तो वो फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? बोथ। दोनों। दोनों दोनों। होगा। ठीक है, तो फिर से लिखवाना है कि कांस्टेंट फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नो ठीक है, तो इसमें देखो, ये जब हम इसका नेचर देख रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है। तो अगर हम ओवरऑल के बारे में बात करना चाहेंगे तो ये हमें एक डिक्रीज होता हुआ फंक्शन दिखेगा, इंक्रीज तो कहीं पे हो नहीं रहा है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को ही हम नॉन इंक्रीजिंग कहते हैं। यस ठीक। सर। हाँ, तो ये ग्राफ है, ये 5th 6th 7th 8th, फिर उसके बाद 9th वाला ग्राफ। ये आ गया यहाँ पे। अब बताओ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? और ये ग्राफ किसका है? Fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का एग्जांपल है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये बताओ, ये नॉन मोनोटोनिक, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की बजाय इसको नॉन मोनोटोनिक कहना। सेकंड भी नॉन मोनो। दिख गया? सेकंड भी नॉन मोनोटोनिक। यस सर। ठीक है, तो ये भी नॉन मोनोटोनिक। अगर मैं सिर्फ इतने ब्रांच की बात करता तो, इतने पार्ट की, Decreasing. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिर्फ इतने पार्ट की बात करता तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा तो नॉन मोनोटोनिक। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो, सिर्फ मैं इतने से पार्ट की बात करता तो इंक्रीजिंग, इतने से पार्ट की बात करता तो इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हम ओवरऑल को देखने जाएंगे तो एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। तो क्लियर है अब ये सारे ग्राफ्स एंड ग्राफ से हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो एक बार देख लो फिर से सारे ये ग्राफ, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स तो ग्राफ से ही बनने वाले हैं। सर। हाँ बोलो। सर जो y इज इक्वल टू क्या? जो y इज इक्वल टू उसको क्या बोलेंगे सर हम? हाँ, तुम्हारी आवाज तो y इज इक्वल टू बस सुनाई दिया, आगे? 0। y इक्वल टू 0, तो वो इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। सर कॉलेज की पढ़ाई को अभी तो नहीं,
लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर आ जाएगा तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा टाइम देने लग जाना। इतनी जल्दी दे के भी ज्यादा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वैसे हम पढ़ ही रहे हैं, ये 12th की चीजें ही पढ़ रहे हैं। वहां पे बस थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग, इजीली हो जाता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जो यहाँ पे सीरियसली पढ़ता है, टाइम देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसको बोर्ड में स्कोर करने के लिए। और क्या पता अगले साल फिर से हो या ना हो, वो भी है, ठीक है। और अगर तुम अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, अच्छा, फिर सीबीएसई वालों बस तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि शायद तुम्हारे 2 बार रखी गई ना, एक तो ऑब्जेक्टिव एंड एक शायद सब्जेक्टिव वाला है, तो तुम लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट अरे कर हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो उसका। तुम केमिस्ट्री में पूरा एकदम लिखना, हो जाती है सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया किसी भी फंक्शन के लिए, चाहे वो डिफरेंशिएबल है। हाँ बोलो अनिकेत। नहीं सर, वो गलती से हो गया। चाहे वो डिफरेंशिएबल है चाहे नहीं है, तो हमने ग्राफ से आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कैसा है, मोनोटोनिक है पूरे इंटरवल में, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या नॉन मोनोटोनिक है। एंड एक और चीज ध्यान रखना, मोनोटोनिक बोला गया है फंक्शन को। अगर फंक्शन को मोनोटोनिक बोला गया है तो आइदर वो पूरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब सिर्फ क्वेश्चन में ये है मोनोटोनिक फंक्शन है तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की भी एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की भी, तो ध्यान रखना। साइन का ग्राफ 0 to 2 पाई के इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तुम ही बताओ। साइन का ग्राफ अगर मैं -π/2 to π/2 की बात करता हूँ तो कैसा है, increasing, लेकिन जैसे ही मैं आगे लेके चला गया इंक्रीजिंग, -π to π, नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक है, monotonic, नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है। ऐसे अगर तुम बोल रहे हो 0 to 2 पाई, तो फिर वो नॉन मोनोटोनिक ही आएगा। तो ध्यान रखना, मोनोटोनिक बोला गया मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या करेंगे, ये तो सारे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या, लिख लो। मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल for differentiable functions. डिफरेंशिएबल फंक्शंस, तो इसमें let y is equal to f of x is differentiable function in close a to close b। तो इसमें पहला रिजल्ट मिल रहा है f dash x is greater than or equal to 0 f dash x is greater than or equal to 0 in a to b, then f is
increasing monotonically increasing, या तो ऐसे बोलो, then f is monotonically increasing close A to close B। ठीक है, अगर f dash x greater than or equal to 0 आ रहा है then f is monotonically increasing in close A to close B। ठीक है, एंड किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से x के लिए, जो A to B के बीच में आ रहे हैं, उसी इंटरवल में देखना है ना हमें, फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज A to क्लोज B। अगर इसके लिए, मतलब इसमें जितने भी x आ रहे हैं उन सारे x के लिए f डैश x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है तो ये आ जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, f dash x is greater than or equal less than or equal to 0 for x belongs to close A to close B। मतलब इसके अंदर में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब के लिए अगर ये f dash x लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है then f of x is monotonically decreasing in close A to close B। And third, f dash x is greater than 0 for x belongs to, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर x है जिसके लिए ये ग्रेटर देन भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। f dash x is greater than 0 as well as less than 0 for close A to close B। तो उसको क्या कहेंगे, नॉन मोनोटोनिक। Non-monotonic. is non-monotonic। क्लियर, f dash x is greater than 0 as well as less than 0 भी आ रहा है उसमें A to B के बीच में, तो इसका मतलब वो वहां पे नॉन मोनोटोनिक है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा वो भी देख लेते हैं। तो लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए नोट करके लिख लेना 2 पॉइंट्स। हाँ, इक्विलिटी भी लगा लो यहाँ पे, मतलब दोनों चीज है, इक्विलिटी मत लगाओ इसमें, एक फिर एग्जांपल, इक्विलिटी मत लगाओ ऐसे, f dash x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर कांस्टेंट फंक्शन आएगा, मान लो कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो उसमें f dash x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं एंड लेस देन और इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी वजह से इक्विलिटी मत लगाओ एंड नोट करके अगला पॉइंट लिख लो। हाँ, f dash x 0 है तो इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग रहेगा, लेकिन उस पूरे इंटरवल में उसको 0 होना चाहिए। ठीक है, A to B के बीच में। नोट करके पहला पॉइंट, इफ f dash x is greater than or equal to 0 for x belongs to close A to close B and equality holds at discrete points, then बताता हूँ ये discrete points का मतलब, f dash x is greater than or equal to 0 for x belongs to close A to close B and equality holds। यहाँ पे जो इक्विलिटी है
holds at discrete points, then f of x is strictly increasing. Then f of x is strictly increasing. Then f of x is strictly increasing in close A to close B. ठीक है, एंड लेस देन के लिए भी सेम ऐसे ही, वो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, वो भी लिख लेना. इफ f dash x is less than or equal to 0 for x belongs to close A to close B, and equality holds at discrete points, then it is strictly decreasing in close A to close B. तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा. f of x इज इक्वल टू हमने ले लिया x प्लस साइन x. इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा. बोलो फॉर x बिलोंग्स टू r हाँ सर। रहेगा. अब यहाँ पे इक्वलिटी, ये इक्वल टू 0 अलग अलग पॉइंट्स पे आएगा ना, मतलब जैसे कि x इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे ये 0 होगा. एक इंटरवल में तो 0 नहीं आ रहा है, आया ना. हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, एक इंटरवल में पूरा 0 नहीं हो पा रहा है. तो इसको कहेंगे हम f डैश एक्स इज इक्वल टू 0. मतलब ये f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड यहाँ पे इक्वलिटी डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होल्ड करती है, अलग अलग पॉइंट्स पे, एक इंटरवल में होल्ड नहीं करती है. जैसे अगर मान लो हमने ये ग्राफ बनाया, स्मूथ है, यहाँ पे स्मूथ है, ठीक है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है क्या 0 टू a के बीच में? हाँ सर। यस. तो क्या इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? नो सर। नहीं. नहीं. इसके पीछे रीजन ये था कि अगर हम f डैश एक्स निकालते तो f डैश एक्स आ जाता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन ये जो इक्वलिटी है यहाँ पे एक पूरे इंटरवल में होल्ड करती है. इस इंटरवल में यहाँ पे f डैश एक्स 0 रहेगा ना इस पूरे रीजन में, मतलब वो एक पूरे इंटरवल में होल्ड कर रही है. तो इसकी वजह से इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते. लेकिन अगर इक्वलिटी डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होल्ड करेगी, अलग अलग पॉइंट्स पे, तब तो फिर इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं. तो मीनिंग क्लियर है डिस्क्रीट पॉइंट्स देने का रीजन क्या था? बोलो. यस सर. तो इसीलिए ध्यान रखना, जब हम रेंज निकाल रहे थे वहां पे और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना था, तो f डैश एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया था. ठीक है, 1 मिनट, तब तक ये पॉइंट्स पढ़ लो तुम सारे.
ठीक है, आवाज आ रही है मेरी अब? Yes, 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 sir. sir. तो क्लियर है अब? वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कह सकते हैं उसको? Yes, sir. ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, इनइक्वलिटी डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होल्ड कर रही, तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, तो लिखो क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें है फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। पहला इस तरीके का एक क्वेश्चन बनता है, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस Yes, सर। sir. तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2x माइनस 2x माइनस 3। तो और यहाँ पे कोई x दिया नहीं है, मतलब इसके डोमेन में चेक करना है। पहले इसका डोमेन बताओ क्या रहेगा, सिर्फ हमें इतना गिवन था, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स रहेगा, हाँ सर। है ना? तो इसके लिए हमें चेक करना है, और मतलब इंटरवल्स बताने मोनोटोनिसिटी के। अगर हम यहाँ पे ये बात करते ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक, वो एक अलग क्वेश्चन बनेगा। तो अगर बोला जाएगा ये सेम क्वेश्चन वहां पे आएगा, तो मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक, तो बताओ क्या रहेगा? नॉन मोनोटोनिक। Non-monotonic. मोनोटोनिक। मतलब किसी रीजन में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, तो नॉन मोनोटोनिक कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पे हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने मोनोटोनिसिटी के। तो ये देख लो, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3/2। इसके इधर आएगा एफ डैश एक्स का साइन प्लस, एंड इसके इधर माइनस। तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी टू 3/2 में ये कैसा रहेगा? डिक्रीज। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसमें फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/2 क्लोज, तो ये है डिक्रीजिंग वाले का इंटरवल। एंड इंक्रीजिंग 3/2 to infinity. 3/2 टू इंफिनिटी। क्लियर है? यस। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके का, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो इसमें हमें एफ डैश एक्स कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, तो वो इंटरवल्स हो जाएंगे इंक्रीजिंग वाले के। एंड एफ डैश एक्स जिस रीजन में निगेटिव आ रहा है, वो इंटरवल्स हो जाएंगे डिक्रीजिंग वाले के। तो ये आइडेंटिफाई करना है। एंड अगर डोमेन मेंशन करके नहीं दिया गया, तो डोमेन पहले हमें निकालना है वहां पे, एंड उसी एक्स के लिए देखना है। कभी कभी वो मेंशन करके दे देंगे, इस एक्स के लिए चेक करो। मतलब मान लो अगर यहाँ पे ये दिया रहता है एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, तो ये कैसा आ जाता? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वाला। मतलब ये 2 टू इंफिनिटी कौन सा इंटरवल रहता? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डोमेन निकालना मत भूलना पहले।
ठीक है, सेकंड का कितने लोगों का आ गया? एक और बता देता हूँ, चलो सेकंड, इसमें हमें मोनोटोनिक होगा नॉन मोनोटोनिक होगा ये नहीं बताना है फंक्शन, हमें तो इंटरवल्स निकालने हैं जिसमें वो इंक्रीजिंग आएगा एंड सेपरेट जिसमें डिक्रीजिंग आएगा। तो सेकंड में भी डिफरेंशिएबल है फंक्शन। पहले इसका डोमेन बताओ सेकंड का। 0 0 to to infinity. infinity. 0 to इन्फिनिटी ये इसका डोमेन है। एन एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एल एन एक्स प्लस 1। एंड तुम ही बताओ ये एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे होगा? 1 by 1 e, by e की पावर माइनस मतलब 1 by e पे। एंड उसके इधर इसका साइन पॉजिटिव आएगा एंड इधर माइनस आएगा निगेटिव। ठीक है, तो तुम्हें बताओ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाले का इंटरवल कौन सा है? 0 to 1 by ओपन 0 to 1 by e क्लोज। एंड इंक्रीजिंग वाले का यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वलिटी लगेगी। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ई से छोटे में निगेटिव है, 1 बाई ई से छोटे में निगेटिव एंड 1 बाई ई से बड़े में पॉजिटिव है, तो इधर वाले रीजन में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इधर वाले में इंक्रीजिंग, तो इक्वलिटी यहाँ पे भी आ जाएगी। वो जब हम डिफाइन करके मतलब लिखते हैं तो उस केस में इक्वलिटी एक ही जगह पे लगानी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इंटरवल्स निकाल रहे हैं जिसमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है जिसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो सेकंड क्लियर है? बोलो। हाँ सर। है। सर वो बाकी के एग्जांपल्स देखे हैं। जिनका ग्राफ बना सकते हैं उनको तो ग्राफ से ही करना है, लेकिन जिनका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है फिर तो वहां पे डिफरेंशिएशन एक चारा बचता है हमारे सामने। यानी ये जितने भी फंक्शन है सारे डिफरेंशिएबल लिए गए हैं। थर्ड का कितने लोगों का आ गया बताओ, थर्ड का आंसर। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग Monotonically increasing for x belongs to R. सारे एक्स के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा, ये कभी डिक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? यस सर। कह Yes, sir. सकते हैं। तो थर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। डोमेन क्या है इसका पहले बताओ। x belongs to R. हाँ, अब एफ डैश एक्स निकालो, 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है हमेशा। यानी यहाँ पे जो इक्वलिटी है डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होल्ड करती है, एक इंटरवल में तो नहीं करेगी। इक्वलिटी होल्ड्स at discrete points. Therefore, strictly increasing for x belongs to R. Clear?
यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, मोनोटोनिकली भी कह ही सकते हैं इसको, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इक्वलिटी है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होल्ड करेगी। तो ये थर्ड। फिर फोर्थ का आंसर क्या है? Monotonically increasing in x belong to 0 to infinity. आया यही सभी लोगों का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्योंकि इसका पहले हमें डोमेन निकालना जरूरी है। डोमेन क्या आता है इसका? 0 Positive. to infinity. है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 50 है ना, नहीं 4 है, ln x प्लस tan इनवर्स x। तो डोमेन निकालना मत भूलना, उसके डोमेन में ये सारी चीजें चेक करनी होती। तो डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसका तो r है, लेकिन इसका देखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन 0 टू इन्फिनिटी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बाय एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यही आएगा डिफरेंशिएशन। एंड ये कैसा रहेगा बताओ 0 टू इन्फिनिटी में? Always positive. ग्रेटर देन 0 फॉर 0 टू इन्फिनिटी। इक्वलिटी भी कभी होल्ड नहीं करेगी यहाँ पे, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं? Yes, sir. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, हो गया फोर्थ। किसी को डाउट? क्वेश्चन वाला पेज देख लो, फिफ्थ, जल्दी से। अब इसमें पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? Mod को define. मॉड को डिफाइन। बहुत बढ़िया, आगे सॉल्व करो फिर। अब वहां पे यूनियन लिखना गलत है शिवम, रीजन बता देता हूं मैं अभी। अगर कोई लिख रहा है -1/2 टू 0, 1/2 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, वो लिखना क्यों गलत है बताता हूँ। लेकिन वो 1/√2 आएगा वहां पे, 1/2 नहीं। ये फिफ्थ कितने लोगों का आ गया? फिफ्थ, ठीक है। बीच में यूनियन लगाया एंड,
ठीक है, समझा देता हूँ इसको फिफ्थ को। सबसे पहले तो उस मॉड को डिफाइन करो। एफ ऑफ, ध्यान से सुनना अब यहाँ पे 2x स्क्वेयर ln mod x, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस ln x फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे या तो ऐसे सेपरेट करके लिखते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, उसको अलग से ही करते हैं। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2x स्क्वेयर माइनस ln x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 4x माइनस 1/x, हाँ 1/2 है, √2 नहीं 1/2, ठीक है सही था। ये आ जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वेयर माइनस 1/x। ठीक, तो ऊपर वाले के फैक्टर्स 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 अपॉन x। तो एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं अब। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -1/2, 0 एंड 1/2, इसके इधर प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन हमें कौन से रीजन में देखना है बताओ? 0 to infinity। 0 से बड़े वाले में। 0 से बड़े वाले में जब देखेंगे तो तुम ही बताओ कि कौन से दो इंटरवल्स आएंगे, एक तो 0 to 1/2 वाला एंड 1/2 to infinity वाला। एज x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा फॉर x बिलोंग्स टू infinity एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 क्लोज। क्लियर? एंड इफ x is less than 0 तो f of x आ जाएगा 2x स्क्वेयर ln माइनस x, क्योंकि मॉड निगेटिव के साथ ओपन हुआ है। तो अब यहाँ पे f डैश x निकालेंगे तो 4x माइनस 1/-x एंड इसका डिफरेंशिएशन -1। तो ये भी देखो कितना आ रहा है 4x स्क्वेयर माइनस 1/x ही आ रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस गया तो ये 1/x ही बचता है। तो एलसीएम वगैरह लेके ये इसके फैक्टर्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे -1/2, 0 एंड 1/2, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे हमें कौन से रीजन में देखना था? लेस देन 0 में। एज x इज लेस देन 0 तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1/2 क्लोज टू 0 ओपन एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमें लिखना है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 को। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएगा किसमें? फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज -1/2 टू 0 ओपन एंड। अब ये एंड आने के पीछे का रीजन बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे यूनियन लिख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे यूनियन लिखता एंड और क्या, पहले वो लिख लेते पूरा। यहाँ पे ये है इंक्रीजिंग वाला है, यहाँ पे 1/2 टू इन्फिनिटी है। अगर मैं मान लो यूनियन लिखता बीच में, तो इस पूरे रीजन को एट अ टाइम हमें देखना पड़ता। मतलब हमें वो बेसिक वाली मेथड को याद करो फिर से। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं? हम 2x लेते हैं और यहाँ पे अगर हम बीच में यूनियन लगा रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक x यहाँ से आ जाए एंड एक x यहाँ से आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। लेकिन अगर हम बीच में एंड लगा रहे हैं तो इसका मतलब अगर हमें लेने हैं तो दोनों x या तो इसमें से लेने हैं या दोनों x इसमें से लेने हैं। समझे या नहीं? यस सर।
यस सर। मतलब यहाँ पे Clear है sir. usually इस मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं, ग्राफ से ही देखो, ये ग्राफ है। तो 0 टू इंफिनिटी में कैसा, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू 0 में कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। 0 टू इंफिनिटी में कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ यूनियन लगा के, बोलो कैसा है ये? Non-monotonic. नॉन मोनोटोनिक। ये हो चुका है ना अभी, नॉन मोनोटोनिक। रीजन भी अब बता दिया गया है। लेकिन अगर हम बीच में एंड लगाते हैं, तो इसका मतलब ये रीजन सेपरेटली देखना है, ये रीजन सेपरेटली देखना है, ऐसे करना है। मतलब ये ब्रांच अलग से और ये ब्रांच अलग से, तो ये उस एंड का मीनिंग रहेगा। यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा? उस पूरे को एट अ टाइम देखना। क्लियर है एंड क्यों लगाते हैं अब? Yes sir. तो ध्यान रखना, जब भी लिखोगे यूनियन मत लगाना, यूनियन वाला ऑप्शन भी रहेगा वहां पे। एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए बताओ अब। Minus infinity to minus 1/2 close and 0 to 1/2. एंड 0 टू 1/2। तो किसी को भी अगर कोई डाउट है इस एग्जांपल में तो बता दो अभी। यूनियन क्यों नहीं लिया, एंड क्यों लिया गया है? क्लियर है अमोघ? यस सर। नयन, यस सर। साइमा, हाँ सर। अंश, Yes sir. चैतन्य। यस सर। ठीक है सर। क्या कह रहे हो प्रीति? सर वो लास्ट पेज में आपने हाफ पे दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, तो उस पे तो मतलब एक तो मोनोटोनिकल उस पॉइंट पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा या तो डिक्रीजिंग रहेगा ना? नहीं ना, अगर मान लो f डैश x 0 होता है। यस सर। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग दोनों कह सकते हैं उस पॉइंट को हम। और एक चीज ध्यान भी रखना यहाँ पे, जैसे हमें मिल गया ये, इस रीजन की बात कर रहे हैं, 0 टू 1/2 में निगेटिव आ रहा है, एंड नहीं इसमें तो ग्रेटर देन, हाँ 0 टू 1/2 में निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग रहेगा। एंड यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा देनी है, यहाँ पे भी लगा देनी है, क्योंकि हमने क्या देखा है, f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, एंड f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो 1/2 पे f डैश x 0, मतलब हम उसको इसमें भी दे सकते हैं एंड इसमें भी दे सकते हैं, दोनों में। ठीक है, यस सर। तो जब भी ऐसे इंटरवल्स लिखेंगे तो दोनों जगह इक्वलिटी लगा देना है। 0 पे क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि 0 उसके डोमेन में ही नहीं है, तो 0 के ऊपर तो नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि जब हमने डिफाइन करके लिखा
तो इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ln ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यस सर, यस सर। ये हो गया 5th। देन 6th, कितने लोगों का आ गया? दो ही। बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? या यही समझने में टाइम लग रहा है क्या? एक चीज बताओ, ये चारों एग्जांपल्स तुम्हें समझे हैं या नहीं समझे? सच सच बताओ। समझे समझे सर। समझे। समझ गए हो? तो फिर जल्दी से 6th वाला करो। और इसका एक एप्लीकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेंज निकालने में। f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग आता है a टू b के बीच में, तो रेंज f ऑफ a टू f ऑफ p। अगर f डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 a टू b के बीच में, तो रेंज f ऑफ b टू f ऑफ a। ये एप्लीकेशन पार्ट देख चुके हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले का। अब ये हम इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, इंटरवल्स हमें ढूंढने हैं। तो जिसमें f डैश एक्स पॉजिटिव आएगा वो रीजन इंक्रीजिंग वाले का रीजन रहेगा, एंड जिसमें निगेटिव आएगा वो डिक्रीजिंग वाले का। तो बताओ 6 का आंसर। डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन 0, इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0। सही है, यही आया क्या? यस सर। इसमें क्या है f ऑफ x कहाँ गया, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7, डिफरेंशिएट करो। 12x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से 4x बाहर, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। 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 तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0। और ये f डैश एक्स है, f डैश एक्स एक ही पॉइंट पे 0 होगा, 0 पे, एंड उसके इधर इसका साइन आएगा प्लस एंड इधर माइनस, एंड इसका डोमेन जब निकालते तो वो x बिलोंग्स टू r, वो पहले ही निकालना। ये भूल जा रहा है, बार भूलने मत देना इसको। तो इसमें दिख रहा है हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसमें आ रहा है फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इंफिनिटी, एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। क्लियर है? एंड ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है? नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक। ये दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे उसको भी, क्योंकि एफ डैश एक्स दोनों वैल्यूज ले पा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो रहा है निगेटिव भी हो रहा है। तो इसकी वजह से ये अगर ओवरऑल की हम बात करते हैं तो वो नॉन मोनोटोनिक है। लेकिन अगर हमें मोनोटोनिसिटी के इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो जिस रीजन में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा वो इंक्रीजिंग वाले का रीजन, एंड जिसमें निगेटिव आएगा वो डिक्रीजिंग वाले का रीजन। ठीक है, ये कौन सा है? 6th है। 7th करो जल्दी से, 7th अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे 0 to 2 पाई के बीच में देखना है। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या तो तुम इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या?
सर बोलो। वो सर्कल निकाल सकते हैं ना, वैल्यूज वाली सर्कल्स। ग्राफ ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, इसका ग्राफ। अगर मैं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा या तुम कर दोगे तो क्या इसका ग्राफ बना पाओगे? हाँ। तो ये देखो, क्लियर हो रहा है क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. क्या इसको अब हम Sin A plus B. sin x प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं? अब बना सकते हैं इसका ग्राफ? बोलो। यस सर। मतलब जो sin x का ग्राफ है, x में कोई चीज ऐड हो रही है तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्ट की तरफ? Left. लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। और थोड़ी देर के लिए एक काम करो, ये x प्लस पाई बाई 4 की जगह पे t ले लो, x प्लस पाई बाई 4 की जगह पे t ले लो, और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे t बताओ कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? t x जो है वो वेरी कर रहा है 0 to 2 पाई, तो t Pi by 4 to 2 pi plus pi by 4. पाई बाई 4 to 2 पाई प्लस पाई बाई 4। 9 pi. ठीक है, तो 9 पाई बाई 4 आएगा। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है किसके बीच में? पाई बाई 4 एंड 9 पाई बाई 4 के बीच। पहले तो पूरे इसका ग्राफ बना लेते हैं एंड देन चेक करते हैं। लेकिन इसमें फिर से हमें वो x चाहिए होगा, फाइनली तो x की वैल्यूज ही बतानी होती है। तो एक काम करो, रहने तो इसको ऐसे ही, वो उसी का ग्राफ बनाओ डायरेक्टली x प्लस पाई बाई 4 का। क्योंकि क्या होगा, यहाँ से हम t का तो इंटरवल निकाल लेंगे, लेकिन फाइनली हमें t का नहीं पूछा गया है, हमें x के इंटरवल्स पूछे गए हैं। तो इसकी वजह से ये t में कन्वर्ट करना रहने दो, मत ही जाओ, क्योंकि वो फिर से बड़ा हो जाएगा आगे, क्या इंटरवल वगैरह लिखना, फिर से x के लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लिखने के लिए तो ठीक है, हटाओ, अभी इसी से करते हैं। तो साइन x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ, मतलब वो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो 0 वाला पॉइंट पाई बाई 4 पे आ रहा है। ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये जब x 0 होगा, एक उल्टा उल्टा हो गया ना, उधर की तरफ शिफ्ट करना है, इधर। यहाँ पे अब ये x जब 0 होगा, यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो वैल्यू कितनी आने वाली है? साइन पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 एंड 1। फाइनली जाना कहाँ तक है ये बताओ? ये कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा x रहेगा? क्या पाई बाई 4 रहेगा? ये पाई बाई 4।
क्योंकि पूरे ग्राफ को हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है π/4 से। मतलब जो π/2 वाला पॉइंट है वो π/4 पे आ रहा है, जो पाई वाला पॉइंट था वो 3π/4 पे आ रहा है, जो 3π/2 वाला पॉइंट है वो 3π/2 माइनस π/4 मीन्स 5π/4 वहां पे आ रहा है। एंड जो 2π वाला पॉइंट था वो कहाँ पे आएगा? 7π/4। 7π/4 एंड यहाँ पे 2π रहेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 0 to π/4 में ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। फिर Increasing. π/4 to 5π/4 में कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। एंड 5π/4 to 2π में कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा फॉर x belongs to close 0 to close π/4 and 5π/4 to 2π एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा किसमें? x belongs to π/4 to 5π/4। क्लियर? वो जो मैं पहले कर रहा था ना टी में कन्वर्ट करके, उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन उसमें क्या हमें पहले टी के इंटरवल्स मिलते हैं एंड देन टी के इंटरवल से हमें एक्स के निकालने पड़ते हैं। तो टी की जगह पे अगेन हमें x + π/4 पुट करना पड़ता, ऐसे होता। लेकिन डायरेक्टली इससे गए तो हमें x के इंटरवल्स ही मिल गए। दर्शना, इसमें क्या किया है, उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमने √a² + b² से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया। अब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया एंड ये x + π/4 उसके अंदर में आ रहा है। तो जो sin x का ग्राफ है, अब x में π/4 ऐड कर देंगे तो वो ग्राफ π/4 से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब जो 0 वाला पॉइंट था, जैसे कि ये ग्राफ, ये जो 0 वाला पॉइंट था वो π/4 से लेफ्ट की तरफ मतलब आ जाएगा -π/4 पे। जो π/2 वाला पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड आएगा कहाँ पे? π/2 - π/4 मतलब π/4 पे। ये जो पाई वाला पॉइंट है वो भी π/4 से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा एंड आएगा 3π/4। इस तरीके से ये ग्राफ, यानी यहाँ पे हमें ग्राफ को देख के क्लियरली दिख रहा है किसके बीच में देखना है, x को 0 to 2π में। तो 0 to π/4 में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, π/4 to 5π/4 में डिक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एंड 5π/4 to 2π में इंक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, यस सर। तो किसी को कोई डाउट इसमें? ये विदाउट ग्राफ करने जाओगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। कोशिश कर सकते हो करने की, विदाउट ग्राफ गंदा है, ये बहुत गंदी चीज आएगी। फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर तुम विदाउट ग्राफ जाना चाहते हो ना, तुम्हें पहले तो वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर वो sin x cos x - sin x आएगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कौन से x के लिए, लेस देन और इक्वल टू 0 कौन से x के लिए, वो चेक करना पड़ेगा। बेकार है, ग्राफ से इजी है ये बहुत, लेकिन बस ग्राफ सही से आना चाहिए। 7th में किसी को कोई डाउट? सर वो हम जब अलजेब्रिक मेथड से जाएंगे तो फिर से ग्राफ ही बनाना पड़ेगा ना, वो फिर इनइक्वालिटी से वो आएगी तो। इनइक्वालिटी में आगे जाके ग्राफ बनाना ही पड़ेगा वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा क्या डाउट है पार्थ, एंड एंड यूनियन का? यस सर। ठीक है, तो देख लो एंड एंड यूनियन का फिर से एक बार सुन लो।
यही एक एग्जांपल है उसके लिए बेस्ट, या तो अभी जो हुआ है उसके थ्रू भी बता सकता हूँ, उसके में बीच में एंड आ रहा था ना। अब हमें इंटरवल्स ढूंढने हैं जिसमें ये इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। उसके पहले हम इसका बिहेवियर, जब मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, अगर हम इसके बिहेवियर की बात करते हैं तो ये जो बिहेवियर है वो कैसा है, नॉन मोनोटोनिक है, नेचर उसका नॉन मोनोटोनिक। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर एवरी x1 x2 लाइंग बिटवीन डोमेन विच लाइज बिटवीन डोमेन, उसके लिए अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए, ये हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेयर्स रहेंगे x1 x2 के, मान लो हम x1 यहाँ से ले रहे हैं एंड x2 यहाँ से ले रहे हैं, अगर बीच में यूनियन है तो इसका मतलब ये हम कर सकते हैं इस तरीके से, एक x यहाँ से एक x यहाँ से, तो x1 यहाँ पे लेस देन x2 है एंड f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 आएगा। और कुछ ऐसे भी x मिल रहे पेयर्स, जैसे मान लो दोनों हमने इसके ऊपर ले लिए, उसके लिए x1 लेस देन x2 है लेकिन f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, इनइक्वलिटी चेंज हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, तो इस वजह से इसको हम नॉन मोनोटोनिक कहेंगे। ठीक है, एंड यूनियन अगर, हाँ बोलो सार्थक। सर ये जो हमने ये यूनियन और एंड वाला केस देखा वो हमने बस ग्राफ से देखा, लेकिन अगर हमने कोई क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे देखना है कौन से पॉइंट पे नहीं? तो ये क्या कौन सा मैथमेटिकली तो कर रहे हैं ना, ये एंड वगैरह कहाँ से लिखे ये, मैं ये बोल रहा हूँ ना, अभी सुनो तो सही। अब इसमें क्या करो तुम, सेपरेटली देखो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, क्या ये डिक्रीजिंग आएगा? बोलो। हाँ आएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसमें x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इसमें भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा। तो अब इसको लिखने का और एक तरीका है, ये पार्ट वाइज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना, इस रीजन में एंड इस रीजन में, तो इसको लिखने के लिए ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर कौन सा रीजन है, एक माइनस इन्फिनिटी टू 0 इस रीजन में, एंड और एक कौन सा रीजन आ रहा है जिसमें ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो वो है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा इन रीजन्स को एंड लगा के। एंड यूनियन का मतलब एक एक्स यहाँ पे, यहाँ से भी ले सकते हैं, एक एक्स यहाँ से भी ले सकते हैं, तो उसमें वो हमेशा ग्रेटर इनइक्वलिटी चेंज हो या नहीं बोल नहीं सकते हम। तो सिंपली बस यहाँ पे क्या है, हमें एफ डैश एक्स किसी रीजन में पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ऐसे मिल रहा है, एफ डैश एक्स निकाल रहे, मान लो ए बी सी पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको लिखना है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के इंटरवल के फॉर्म में, तो माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड बी टू सी, इसमें ये कैसा है, डिक्रीजिंग है, एंड और फिर उसके बाद ए टू बी एंड सी टू इन्फिनिटी, इसमें ये डिक्रीज इंक्रीजिंग है। ठीक है, इतना सिंपल करो, ज्यादा ये मत सोचो। ठीक है सर हाँ सर ये जो पीछे वाला ग्राफ था इसको हाँ हम जब हाँ बोलो। सर जो पीछे वाला ग्राफ था उसको हम जब वो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो फिर 0 के आजू बाजू में दोनों तरफ नेगेटिव साइन आएगी। इधर वो जो एंड हाँ वाला एंड और यूनियन वाला,
हाँ बोलो। हाँ सर, तो यहाँ पे हमें एंड करके लिखना होगा, लेकिन अगर -x³ का ग्राफ है उसमें भी दोनों जीरो के अगल बगल में नेगेटिव ही साइन आएगी, लेकिन वहां पे हम यूनियन लिख सकते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ है? वो तो ग्राफ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना अब हमें। मतलब मैं समझा नहीं तुम क्या पूछना चाह रहे हो। सर ये भी ग्राफ रहने दीजिए और इसके साइड में -x³ का भी एक ग्राफ बनाइए। हाँ हाँ सर सेकंड वाले ग्राफ में हम मोनोटोन के लिए डिक्रीजिंग कह सकते हैं फॉर x बिलोंग्स टू r, हाँ और उसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा और 0 के अगल बगल में दोनों दोनों तरफ नेगेटिव साइन आएगी f' की। हाँ तो और फर्स्ट वाले ग्राफ में भी अगल बगल में नेगेटिव साइन ही आएगी, तो फिर बिना ग्राफ बने हम बता नहीं सकते ना मैथमेटिकली कब पहली एंड बात तो लिखना वो होगा। जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो उसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, एक चीज वो ध्यान रखो, यहाँ पे ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हाँ सर। वैसे तो सिंपली क्या है, अगर हमें इंटरवल्स मिल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से f' के, तो बीच में एंड लगा के लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और इसका तुम होमवर्क होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क में कहाँ तक डिस्कस हो चुका है अपना? सेक्शन सी ना, हाँ फिर उसके बाद सेक्शन डी कर लो। सेक्शन डी तुम्हें एक बार क्या करो, ये एंड और यूनियन जिसको समझ में नहीं आया, एक बार डेफिनेशन वाला पॉइंट फिर से देख लो, जो डेफिनेशन में बताया गया था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की, उसको एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सेक्शन डी होमवर्क है।